हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एक्टिव इन्वेस्टर्स गैंग। और आज फिर से हम एक बार आ चुके हैं आप सबके लिए एक बढ़िया सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेकर, जिसका नाम है रिच। चिंता मत कीजिए, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, मुझे कोई एड्स के पैसे नहीं मिलते हैं। मैं यहाँ पर जो भी बात करता हूँ वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होती है। और जो लोग मुझे नहीं जानते, हम इस चैनल पर बात करते हैं इक्विटी मार्केट्स की मेनली, और ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की जो करंटली ट्रेंड में हो, या फिर कहीं पे टर्न अराउंड एक्सपेक्टेड हो, या कहीं पर मोमेंटम में एक एक्सटेंशन देखने को मिल रहा हो। यहाँ पर सबकी बात की जाती है और प्योरली रिसर्च बेस्ड, डेटा बेस्ड। और इसके साथ साथ अब मैं आपको बताने जाऊंगा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में। लेकिन हाँ, उससे पहले एक और चीज कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, लेकिन यहाँ पर इक्विटी मार्केट में मैं 5 साल से ग्लोबल इक्विटी मार्केट ट्रैक कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ। और अभी फाइनली मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं आप सबके लिए कंटेंट लेकर आऊं, यहाँ पर बताऊं जो मैंने सीखा है अब तक और जो आप भी थोड़ा बहुत सीख सकते हो। और अब हम बात करेंगे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की। क्या आप लोग लैंड खरीदना चाहते हैं? क्या आपको भी रेंटल यील्ड चाहिए? क्या आपको भी अपना पैसा ब्लॉक नहीं करना और रियल एस्टेट में कहीं इन्वेस्ट करना है? तो आप लोगों के लिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड्स बहुत अच्छा तरीका है। अब इसकी बात स्पेसिफिकली इस टाइम पर क्यों हो रही है? हो सकता है कोई इस वीडियो को बहुत लेट डिस्कवर करे, कोई हो सकता है कि बहुत जल्दी देख ले, 1 दिन में, 2 दिन में, हफ्ते में, महीने में, साल में। लेकिन ये सदाबहार इन्वेस्टमेंट मेथड है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ठीक है? इसके बारे में और आगे बात करेंगे, लेकिन पहले एक बार देख लेते हैं कि लोगों को डर क्यों लगता है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से। मतलब 4-5 चीजें हैं जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा ल्यूक्रेटिव कम बना देती हैं। पहला, बहुत बड़ा अमाउंट जो है आपका ब्लॉक हो जाता है, ठीक है? कहीं भी आप बिल्डर के पास लेने जाओगे, कहीं भी लेने जाओगे तो आपको एक बड़ा अमाउंट वहां पर लमसम देना पड़ेगा। दूसरा, बिग टिकट साइज। ऐसा नहीं है कि आप 1 लाख 2 लाख से कहीं लैंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर करोगे भी तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। मतलब 1 लाख 2 लाख में आजकल लैंड तो बात ही नहीं होती है। मतलब 10-15-20 लाख से नीचे कुछ बात है ही नहीं। उसके बाद तीसरा, लोन लेना पड़ता है। चौथा, खुद अगर आप लैंड लेते हो तो मैनेजमेंट करनी पड़ती है। पांचवा है फ्रॉड्स। रियल एस्टेट सेक्टर में फ्रॉड बहुत होते हैं। आपने घोसला मूवी देखी होगी, और ऐसी काफी सारी मूवीज, क्या आपने रियल लाइफ एग्जांपल भी सुने होंगे। इसकी जमीन उसने ले ली, बिल्डर को पैसे दिए, लेकिन वो बिल्डिंग खड़ी नहीं हुई। और ऐसी चीज के लिए ना सरकार ने काफी कुछ किया है, जैसे रेरा का डेवलपमेंट किया है। एट द सेम टाइम एनबीसीसी इंडिया करके इक्विटी मार्केट में कंपनी लिस्टेड है, जो भी बोनस शेयर्स और इस सब के बारे में भी कंसिडर कर रही है, और इस वजह से इसके शेयर्स भी बढ़े थे। तो वो भी ऐसे अबैंडन प्रोजेक्ट्स को उठाती है जो बिल्डर्स नहीं बनाते हैं, पूरा नहीं कर पाते। अब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसकी बात क्यों हो रही है? फर्स्ट, ये कमर्शियल प्रॉपर्टीज को हैंडल करने वाले ट्रस्ट है अलग अलग, और ये 4 ही हैं जो मार्केट में लिस्टेड हैं। चारों की बात करेंगे हम, चारों के रिटर्न्स देखेंगे, चारों की जो फंडामेंटल्स है, जो मेट्रिक्स हैं इनके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सब हम देखेंगे। पहला तो ये होता है कि देखो, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी तो सब रहने के लिए लेते हैं। अब आप किराए पर रह रहे हो या फिर आप खुद के घर में रह रहे हो, तो आपको अभी जिस घर में रह रहे हो उससे बड़ा घर चाहिए, तो हो सकता है आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो। फिर हो सकता है आप एक और घर कोई ले लो, तो आप पिछले वाले को किराए पे डाल दो। लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि मैं बताता हूं, कमर्शियल सेक्टर ग्रो करता है जैसे जैसे देश ग्रो करता है। आप समझो कि कमर्शियल कौन यूज करता है? कंपनीज यूज करती है, या फिर कोई ऑफिसर्स यूज करते हैं। मेनली जो धंधे के लिए यूज होता है, बिजनेस में यूज होती है कमर्शियल प्रॉपर्टी। और जब कोई धंधा अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी में बैठ के बिजनेस चलाता है, तो आपको भी रेंट देने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऑफकोर्स आप उसको लैंड रेंट पे दे रहे हो। तो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट, कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही लुक्रेटिव चीज बन जाती है। और इसके अंदर 300 रुपए का टिकट साइज चाहिए अब आपको इन्वेस्ट करने के लिए। से मतलब 200 से 300 रुपए में आप कमर्शियल रियल एस्टेट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है? फिलहाल इंडिया में जीसीसीज, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि आईटी कंपनीज को बहुत बड़ी टक्कर दी जा रही है जीसीसीज के द्वारा, ठीक है? और ये जीसीसीज जो हैं आगे फ्यूचर बनेंगे, क्योंकि ये जो ऑफिसेज डिमांड कर रहे हैं, जो स्पेसेस ले रहे हैं जाके, ये जो हायरिंग कर रहे हैं फिलहाल, उसके अंदर बहुत बड़ा बूम देखने को मिला है। तो इनकी रिक्वायरमेंट जो है रियल एस्टेट कमर्शियल एसेट्स की, वो भी बहुत ज्यादा हो रही है। तो इसीलिए यहां पर आता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड्स, ठीक है? तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। अब मैं बताऊं तो ऑफ कोर्स वी कांट कंपेयर इट टू इक्विटी, ओके? बिकॉज इक्विटी मार्केट बहुत अलग है, ये बहुत अलग है। जैसे आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो ना, तो आप इसमें वो चीज कर सकते हो। आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी ना करके रिट्स में अपनी एसआईपी कर सकते हो। इसके बहुत सारे रीजंस है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि इक्विटी मार्केट में ऑफकोर्स अब कोई शेयर होगा जो आपको 60-70%, 100 गुना रिटर्न, मतलब 100 गुना तो नहीं, 100% रिटर्न, 200% रिटर्न दे जाए। लेकिन यहाँ पे आपको वो नहीं देखने को मिलेगा। मतलब इतना तेजी से मतलब चीजें बढ़ती हुई देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन हाँ, अगर एक आपको
सेफ एसेट में इन्वेस्ट करना है, ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है, आप 20-25% रिटर्न 30% रिटर्न से खुश हो और आप चाहते हो कि ये सेबी रजिस्टर्ड हो, मतलब सब कुछ सेबी रजिस्टर्ड एज इन सेबी की रेगुलेशन के अंडर आता हो, कोई ऐसी जगह आप इन्वेस्ट ना कर रहे हो जो जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो, तो उसके लिए रिट्स एक बहुत अच्छा मेथड है। ठीक है, पहले मैं एक बार डेफिनेशन मोटा मोटा बता देता हूँ। एक ट्रस्ट जो एक पूल ऑफ इनकम जनरेटिंग कमर्शियल और रियल एस्टेट एसेट्स को ओन करता है, उनको मैनेज करता है। ठीक है, ऑफिस पार्क्स, शॉपिंग मॉल्स, तो ऐसी चीजें इनके पास होती हैं और ये प्रॉपर्टी को लीज करते हैं और साथ में रेंट्स को कलेक्ट करते हैं बाय मैनेजिंग ऑल ऑफ दीज थिंग। ठीक है, ऑफ कोर्स पहले ही बता चुका कि सेबी रेगुलेटेड है। अगला कि 80% ऑफ एसेट्स ना जो रिट्स कंपनीज होती हैं वो उनके इनकम जनरेटिंग होने चाहिए, तभी वो खुद को सेबी रजिस्टर्ड कर सकती है। और इसीलिए 4 ही कंपनीज हैं, ब्रुकफील्ड, माइंडस्पेस, नेक्सस सेलेक्ट, ठीक है, और एम्बेसी। ये 4 नाम के आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड्स इक्विटी मार्केट में ट्रेड होते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, 2014 में सेबी ने इन सबको मतलब इस सबको नहीं, इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट मेथड को जो है वो गो हेड दे दिया था और तब से मतलब अलग अलग फंड्स आए हैं, कोई 2019 में आया, 2020 में आया, नेक्सस सेलेक्ट सबसे लेटेस्ट आया है, तो ये 2014 से ही सेबी रजिस्टर्ड चीज है। ठीक है, और मैंडेटरी है इसके अंदर, मतलब सेबी के पास ऑफ कोर्स आप बैलेंस शीट होती है जो आप सबको अवेलेबल होती है, और जो भी इनका 90% ऑफ द कैश फ्लो होता है ना वो यूनिट होल्डर्स को जाता ही जाता है। यानी कि मान लो कि एक ट्रस्ट फंड है जो काफी सारे ऑफिसेस को मेंटेन करता है। ठीक है, हम इंडिविजुअली भी बात करेंगे सबके आगे वीडियो में। तो मान लो कि वो काफी सारे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आपके बहुत सारी प्रॉपर्टीज को मैनेज करता है, मान लो सॉरी, तो उनके अंदर जो 90% कैश फ्लो होगा ना वो हम जैसे यूनिट होल्डर्स के पास आएगा, या तो वो डिविडेंड के रूप में आएगा यानी कि रेंट के रूप में आएगा, या फिर जैसे जैसे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे आपका जो है वो जो शेयर प्राइस, जो एक यूनिट का प्राइस है वो बढ़ता जाएगा। फिलहाल ये 200 300 400 रुपए आपको कभी दिखेगा तो 500 600 हो जाएगा, कभी नेगेटिव हो जाता है, कभी पॉजिटिव हो जाता है, बट बहुत बड़े प्लस माइनस लेते हुए देखने को नहीं मिलते, बिकॉज रियल एस्टेट इज अ वेरी ग्रेजुअल एंड स्लोली ग्रोइंग थिंग। तो इसी वजह से जो ये फंड्स हैं वो भी बहुत धीरे धीरे ग्रो करते हैं, लेकिन ऊपर की तरफ ही ग्रो करते हैं। इंडिया जैसी ग्रोइंग कंट्री में चिंता मत कीजिए, रियल एस्टेट कभी नीचे नहीं आएगा। मतलब बहुत ही कुछ अनप्रेसिडेंटेड हो जाए तो बहुत अलग बात है, लेकिन आप आज आंख बंद करके बोलोगे ना मेरे को ये जमीन दे दो और आप वो लेकर रख लोगे 5 साल तक, तो भले ही वो 1 लाख रुपए बढ़े, 2 लाख रुपए बढ़े या 50,000 रुपए बढ़े, लेकिन ऊपर ही मिलेगी, आपको नीचे जाती हुई नहीं दिखेगी। जैसे चाइना में फिलहाल एवरग्रांडे क्राइसिस आया हुआ है, एक बहुत बड़ी कंपनी है उनकी, बिल्डर कंपनी है, जो बहुत सारे लोन से भरी पड़ी है और मतलब उनको सरकार भी हेल्प नहीं कर रही है। फिलहाल उनका दिवाला निकल चुका है क्योंकि इतने सारे प्रोजेक्ट्स थे उनके पास और अब ना एग्जीक्यूट हो रहा है ना डिलीवर हो रहा है, और इस चक्कर में चाइना के रियल एस्टेट की लगी पड़ी है। यूएस में ऐसा बबल बना था 2008 के क्राइसिस में, ठीक है। लेकिन आपको एक बात बता देता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, यूएस में 2000 से 2008 एक रियल एस्टेट में जिसने भी इन्वेस्ट किया है वो डबल हुए हैं, मतलब 3 से 4 साल में ऐसे लोगों को 150% रिटर्न्स देखने को मिले। चाइना में ये फेज आया था 2010-2011 के बाद और अभी तक चल ही रहा था ये 2019 तक 2020 तक जब तक कोविड आया, और उसके बाद जैसे जैसे लोगों की डिमांड कम हुई या वहां पे जैसे जैसे चीजें खुलने लगी और लोगों का रुझान कम हुआ और जैसे जैसे प्रॉपर्टी के प्राइसेस गिरने लगे तब थोड़ा वो क्राइसिस में आए। लेकिन ऐसे लगाओ आप कि जो यूएस में 2000 के बाद जो एक बूम देखने को मिला था और चाइना में 2010-11 में बूम देखने को मिला था, वो इंडिया में अभी है। अभी वो इंडिया उस फुटिंग पे है। मान लो इंडिया अभी यूएस का 2000 में बैठा हुआ है और इंडिया अभी चाइना के 2011 वाले एरा में बैठा हुआ है, जहां पे आने वाले 10 साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको रियल एस्टेट एसेट्स में देखने को मिलेंगे। अब 4 कंपनीज में बता चुका हूं, माइंडस्पेस, एम्बेसी, ब्रुकफील्ड, नेक्सस, ठीक है, इन्हीं की बात करेंगे। अब मैं आपको एक बार एग्जांपल देता हूं कि कैसे कैसे ये मतलब जो एसेट्स है वो इसको मैनेज करते हैं। डाउनटाउन पवई मुंबई में जैसे वो एम्बेसी टेक विलेज बेंगलुरु, माइंडस्पेस मादापुर हैदराबाद, नेक्सस सेलेक्ट सिटी वॉक दिल्ली, नेक्सस कोरमंगला बेंगलुरु, ये आपको देखने को मिलेंगे ऐसे ऐसे, मतलब ये कुछ मेन सिटीज में जो एसेट्स हैं ये कंपनीज मैनेज करती है और ऐसे बहुत सारे एसेट्स हैं जो कंपनी मैनेज करती है। मॉडरेट रिस्क, मॉडरेट रिटर्न, ये मैं आपको बता चुका हूं। आफ्टर कोविड इन इन्वेस्टमेंट फंड्स की काफी लग गई। क्यों लग गई? क्योंकि ऑफ कोर्स वर्क फ्रॉम होम आ गया। एक डाउनसाइजिंग हो रही थी मार्च 2024 तक, लेकिन अब ये डाउनसाइजिंग और नहीं होगी। ऑक्यूपेंसी लेवल इज इंचिंग अप। लोगों को ऑफिसेस चाहिए, पीपल वांट, यानी कि जो कंपनी के ओनर्स हैं वो चाहते हैं कि उनके एम्प्लॉयज आए और वर्क फ्रॉम ऑफिस करें। और इसीलिए कॉग्निजेंट देख लो आप, टीसीएस देख लो, सभी कंपनीज ने, आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा ऑफिस स्पेसेस लेती है,
तो मैं आपको उसी के हिसाब से बता रहा हूँ कि आईटी सेक्टर में जब ऑफिसेज में बुला रहे हैं लोगों को, तो आप ऐसे समझिए कि हर जगह चीजें नॉर्मलाइज हो रही है। मैं खुद वर्क फ्रॉम होम कर रहा था 2021 से, और फिलहाल जो है कंपनीज वापस अपने एम्प्लॉइज को ऑफिसेज में बुला रही है, और स्टार्टअप से लेके हर कोई ऐसा कर रहा है। पहले स्टार्टअप्स क्या थे कि प्योर वर्क फ्रॉम होम मॉडल पे चल रहे थे, रिमोट मॉडल पे, लेकिन इट्स नॉट देयर एनीमोर। हाइब्रिड मॉडल फिर भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल वर्क फ्रॉम होम मॉडल वर्क नहीं कर रहा है कंपनी के लिए। वर्क कर भी रहा हो तो लोग चाहते नहीं है, ओनर्स चाहते नहीं है कि वो वर्क फ्रॉम होम करे उनके एम्प्लॉइज। ठीक है, अब ऑक्यूपेंसी लेवल बता देता हूं आपको। प्री कोविड ऑक्यूपेंसी लेवल इन ट्रस्ट फंड्स का था 95%, जो पोस्ट कोविड हो गया 83%, यानी 12% की गिरावट आएगी। तो आप ये समझना यार कि अगर कोई कंपनी अभी 10,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कर रही है, और वो प्री कोविड 10,000 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है, और पोस्ट कोविड वो 7,000 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि शेयर प्राइस गिरेगा ना। वहां शेयर प्राइस बढ़ेगा कैसे? अनटिल वहां पे ऑपरेटर आगे बैठ जाए। ठीक है, तो अब ये पोस्ट कोविड 83% जो इनका ऑक्यूपेंसी लेवल था, ये ऑलरेडी 85% पर आ चुका है फिलहाल। दैट इज वन। ठीक है, रेंटल यील्ड जो है वो काफी कम हो गई थी, जिस वजह से कैश फ्लो कंपनीज का काफी हर्ट हुआ है पिछले 2 सालों में, यानी कि आफ्टर कोविड के बाद पूरी तरह से। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन इनका एक की फैक्टर है। जितना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतनी अच्छी ऑक्यूपेंसी होगी, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के दोनों एक दूसरे से। डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू ऑक्यूपेंसी। जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन इन कंपनीज का सबसे अच्छा जिसका भी होगा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड का, उतना अच्छा उनका ऑक्यूपेंसी रेट होगा। ठीक है, और पोर्टफोलियो उन पर्टिकुलर ट्रस्ट का नंबर ऑफ एसेट्स और नंबर ऑफ स्पेस जो मैनेज कर रहे हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, और इनके लिए एक बहुत और इंपॉर्टेंट मेट्रिक है जो है कि प्राइस टू नेट एसेट वैल्यू। प्राइस टू नेट एसेट वैल्यू यानी कि इनकी वैल्यूएशन दिखाता है ये। ठीक है, difference between their per unit price in stock market compared to underlying real estate assets which is currently discounted in the market। ये मैंने लाइन लिखी हुई है अपनी स्क्रिप्ट में, क्योंकि यानी कि आप ऐसे मानो कि जितने एसेट्स कंपनी मैनेज कर रही है ना, जितने उनके पास, जैसे मान लो ब्रुकफील्ड एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड है, उनके अंदर बहुत सारे एसेट्स है जो मैनेज कर रहे हैं, और उनके बेसिस पर जो उसका पर यूनिट प्राइस निकाला जाएगा वो फिलहाल अंडर वैल्यूड चल रहा है मार्केट में, यानी कि बहुत ज्यादा ग्रोथ के चांसेस आने वाले हैं। क्योंकि मैं आपको शुरू में बता चुका हूं, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स आ रहे हैं, आईटी कंपनीज वापस ऑफिस खोल रही हैं, बिल्डर्स कमर्शियल सेक्टर में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना रहे हैं। और आप बैंगलोर में देखोगे ना, आज के टाइम में जो ऑफिसेज है ना दोस्तों, वो बनने वाले हैं बहुत बेहतरीन। मतलब वो शॉपिंग मॉल बन जाएंगे, वो ऑफिसेज नहीं रहेंगे। नीचे रिटेल स्टोर्स होंगे, ऊपर ऑफिसेज के बहुत बड़े ऑफिसेज होंगे, मतलब कैबिन्स होंगे, और उसके ऊपर आर्केड होगा जहां पे गेमिंग कर सकते हो आप। होटल्स भी होंगे आसपास जहां पर आप रुक सकते हो, चिल कर सकते हो दोस्तों के साथ। तो ऑफिस स्पेस ना ल्यूक्रेटिव बना रही है कंपनीज, ताकि उनके एम्प्लॉय जल्दी से जल्दी वापस आ जाए। क्योंकि ऑफकोर्स जो वर्क फ्रॉम होम था वो लोग अलवर से कर रहे थे, वो लोग जयपुर से कर रहे थे, वो लोग हरियाणा से कर रहे थे, कहीं से भी कर रहे थे, लेकिन अभी मेन गुड़गांव आना पड़ेगा आपको काम करने के लिए, बैंगलोर आना पड़ेगा आपको काम करने के लिए, हैदराबाद जाना पड़ेगा, मुंबई आना पड़ेगा, कैलकाटा जाना पड़ेगा, जहां जहां भी कंपनी आपको बुलाएगी वहां आपको जाना पड़ेगा। तो वहां पर एक अच्छा ऑफिस बनाना कंपनीज के लिए बहुत जरूरी है, ताकि एम्प्लॉय जल्द से जल्द वापस आ सके। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जो हर एक कंपनी अपने रियल एस्टेट एसेट्स, जो उनके अंडरलाइंग एसेट्स हैं, उससे जो वैल्यू डिराइव होती है उनके शेयर प्राइस की, वो बहुत कम है फिलहाल। पर यूनिट प्राइस बहुत कम पे ट्रेड हो रहा है। यानी कि ये कोई रेलवे विकास निगम लिमिटेड का शेयर नहीं है जो रेवेन्यू कर रहा है सिर्फ 20-25 हजार करोड़ रुपए का, और कंपनी वैल्यूड है कहीं जाके 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर। तो वो ओवर वैल्यूड है, ये अंडर वैल्यूड है, ये दोनों में डिफरेंस है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे। ठीक है, और ये डिस्काउंटेड नहीं रहने वाला है ये प्राइस जो है बहुत लंबे टाइम के लिए, और एकदम से आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी बहुत जल्द इसमें, क्योंकि ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है, इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो फेवरेबल होते जा रहे हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट जो है इन ट्रस्ट को लीज करने दे रही है फ्लोर्स फ्रॉम SEZ स्पेसिस। SEZ स्पेसिस स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जो इन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड के अंडर आते हैं। तो वहां पर बहुत सारे रेगुलेशन लग जाते हैं, बहुत सारे टैक्स बेनिफिट आपको नहीं मिलते ऑफिस खोलने के लिए। तो गवर्नमेंट अब कह रही है कि ठीक है भाई, आपका बुरा टाइम रहा है, हमें समझ आता है, तो अब आप SEZ स्पेसिस को भी नॉर्मल स्पेस बनाकर जाकर लीज पे दो। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको हम अलग से भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आप ये समझो कि जो प्रॉपर्टीज वो लीज पर नहीं दे पा रहे थे वो धीरे धीरे अनलॉक हो रही है उनके लिए, गवर्नमेंट रेगुलेशंस जो हैं वो कम होती जा रही हैं। तो ये चीज याद रखना आप। ठीक है, तो अब उसके बाद अब ब्रुकफील्ड इंडिया की बात करते हैं। इसने 1.5 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया का ना कन्वर्जन किया है, जो पहले SEZ में था और अब वो SEZ में नहीं है, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट से उनको नोड मिला, यानी कि गवर्नमेंट से उनको अप्रूवल मिला कि आप इसको जाके नॉर्मल तरीके से रेंट पे दे सकते हो। और 6 लाख स्क्वायर फीट का एरिया ऑलरेडी कैलकाटा में HDFC को लीज पर दे दिया है, और नोएडा गुड़गांव में ऑफिस स्पेसेस फाइनली कन्वर्जन पर बैठे हैं।
सेम गोज फॉर माइंडस्पेस, सेम गोज फॉर एम्बेसी रीट्स एज वेल। फाइनेंशियल ईयर 2024 बेस्ट परफॉर्मिंग ईयर रहा है ब्रुकफील्ड में पिछले कुछ सालों में। रिकवरी लीजिंग डिमांड में हुई है, जैसे कि मैंने बताया, ग्रोथ हुई है नेट ऑपरेशनल इनकम में, जो इनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है। और ये ग्रोथ which would eventually lead to asset price appreciation as well। अब आप समझो कि यानी कि रेंट लेती हैं, 90% आपको एज अ डिविडेंड आ जाता है, विच इज लाइक 3 to 4% ऑफ द अमाउंट व्हाट यू हैव इन्वेस्टेड मैक्सिमम, ठीक है। और इनका जो यूनिट प्राइस है वो बढ़ता है जब आपके अंडरलाइंग एसेट का प्राइस बढ़ता है। यानी कि एक ऑफिस पे 60 लाख रुपए का बिक रहा है और कल को वो 1 करोड़ का बिकेगा, तो आपका जो यूनिट प्राइस है वो 200 रुपए से सीधा 350 से 360 रुपए हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और वो सारे जब मिलते हैं, इनके जितने भी अंडरलाइंग एसेट हैं, वो एवरेजली जितना बढ़ रहे हैं उतना आपका यूनिट प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे इनके पास रियल एस्टेट एसेट्स होते हैं जिनको ये मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। और दिस ग्रोथ व्हिच वुड इवेंचुअली लीड टू एसेट प्राइस अप्रिशिएशन, मैं आपको बता चुका। माइंडस्पेस REITs की बात करूं तो नेट ऑपरेटिंग इनकम इनकी 9.2% से ग्रो हुई है और 496 करोड़ रुपीस हो गई है। और डिस्ट्रीब्यूशन 5% से बढ़ा, 299 करोड़ रुपए हो गया है। यानी कि ऑक्यूपेंसी लेवल बहुत ही बेहतरीन है। और इनका जो पर यूनिट का प्राइस है वो है 5 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन पिछले 2 सालों से फ्लैट था, लेकिन अब वो सीन नहीं है। रेंटल्स प्री कोविड में 82 रुपीज पर स्क्वायर फीट थे, अभी वो 90 रुपीज पर स्क्वायर फीट ऑलरेडी पहुंच चुका है ऑन एन एवरेज। और इसमें अभी भी सिर्फ 9 से 10% ही रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड्स में जितने भी आपके इन्वेस्टर्स हैं, मैं आपको दिखाता हूं, ये मैंने लिखा हुआ है, सॉरी मैं स्क्रीन शेयर कर ही देता हूं, मेरी स्क्रिप्ट है ये, ठीक है। जितने भी लोग हैं अभी सिर्फ उसमें से 10% हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, जो कि एक बहुत कम नंबर है, क्योंकि हमें तो भाई मोमेंटम बेस्ड शेयर्स में इन्वेस्ट करने की आदत है ना। हमें उन शेयर्स में इन्वेस्ट करने की आदत है जहां पर बहुत जल्दी जल्दी रिटर्न्स मिले, बहुत बेहतरीन रिटर्न्स मिले, डबल हो जाए पैसा 3 महीने में, 4 महीने में। डिफेंस, रेलवे हम यहाँ पर डालते हैं, लेकिन भाई बहुत जल्दी फट जाएंगी वो चीजें। आप यहाँ पर लंबे टर्म के लिए पैसा डालो जो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा, ठीक है। और ऐसे ही एम्बेसी रीट्स का नेट ऑपरेशनल इनकम 3% से ग्रो हुआ है और 757 करोड़ रुपीस हो गया है। और नेट डिस्ट्रीब्यूशन जो कैश फ्लो है, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो है, वो 531 करोड़ रुपीस हो गया है। और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो 5.6 रुपीज है। और वहीं आपको मैं डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट ऑफ कोर्स इंक्रीज हो रही है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट, ये यंगेस्ट है और मेरा फेवरेट है, ठीक है। ये लिस्टेड है रिटेल रीट, जो सबसे लेटेस्ट जो है ये लिस्ट हुआ है। और इट ऑपरेट 17 मॉल्स इन 14 सिटीज। टोटल इनका 10 मिलियन स्क्वायर फीट अंडर मैनेजमेंट है और ये 5 साल में प्लान कर रहे हैं डबल करने का। इसे 97.4% ऑक्यूपेंसी लेवल, यानी कि एम्बेसी और माइंड स्पेस के लिए जो ऑक्यूपेंसी लेवल सिर्फ और सिर्फ इट्स जस्ट 85-90%, वो इनका 97.4% है। और ये जैसे जैसे ग्रो करेंगे, यहाँ पर ऑक्यूपेंसी ये सस्टेन कर जाते हैं, तो ये बेहतरीन रिटर्न्स देगा आपको। डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट सबसे ज्यादा है, 7.9 रुपए। ये मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। आपने ऊपर देखा होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 5 रुपए 4 रुपए है, लेकिन यहाँ पे है 7 रुपए। और इस बार का डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट का जो एस्टिमेट है इनका वो है 8.7 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। और जितना ज्यादा ये डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट बढ़ेगा ना, उतना आपको रेंटल यील्ड आएगा। और 10 से 12% की CAGR मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ने का एस्टिमेट है। अब ये इतनी इंफॉर्मेशन क्यों दे रहा हूं मैं? क्योंकि इक्विटी मार्केट में आ चुका है बुल रन, ठीक है। अभी वो उसके बारे में बाद में बात करते हैं। फिलहाल हम देखते हैं कि इनके फंडामेंटल्स क्या कहते हैं, ठीक है। 11% का रिटर्न नेक्सस सेलेक्ट का, ठीक है। सेक्टर इनका कोई पी आपको मिलेगा नहीं, कोई ऐसा आपको, क्योंकि बहुत छोटे छोटे फंड्स है, अभी बहुत ज्यादा बड़े फंड्स नहीं है। 1 महीने का क्योंकि घटा है इनका ऑल दो, बट इट्स अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन दीज फंड्स, आई वुड से, ठीक है। पहले मैंने अभी देखा है मैंने इनका 11%, लेकिन इनका 25% रिटर्न था, क्योंकि अभी एक फॉल आने को फॉल आया है थोड़ा सा। ये देखिए आप 1-2 अगस्त से अभी 31 तक आया है इनका फॉल, तो यहाँ पर जो है 1 ईयर रिटर्न भी आपका कम हो गया है, ठीक है। उसके बाद ये ब्रुकफील्ड, यहाँ पे भी एक फॉल देखने को मिला, आई थिंक 1 मंथ में नहीं, यहाँ पे स्टैग्नेंट है, लेकिन इनका बहुत ही म्यूटेड रिटर्न है, ठीक है। फिर माइंड स्पेस फंडामेंटल्स अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 9% का रिटर्न है। फाइनेंशियल्स इनके अवेलेबल होंगे नहीं, क्योंकि बहुत ही इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है, आप जाकर पढ़ सकते हो अलग इंडिपेंडेंट की वेबसाइट पे। यहाँ पर मैं सिर्फ 1 ईयर रिटर्न दिखा रहा हूँ। और एम्बेसी का सबसे बेहतर 1 ईयर रिटर्न है, विच इज 26%, यानी कि 1 मंथ का भी देखोगे तो 4.65% है, ठीक है।
यहाँ पर दिए हुए हैं कुछ कंपनीज ने, डेट थोड़ा ज़्यादा है लेकिन प्रॉफिटेबल हैं। यहाँ पर देखिए 2022 और 2023 में अच्छे साल नहीं थे, मतलब पोस्ट कोविड ही अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन ये रेवेन्यू ना आपको बहुत जल्दी डबल होता हुआ दिखेगा और ये प्रॉफिट यहाँ से और डबल होता हुआ दिखेगा। और जैसे जैसे आपकी अंडरलाइंग एसेट की प्राइस बढ़ती है वैसे वैसे ये जो आपका 388, 338, 266, 138 ये जो आप देख रहे हो ना, ये भी बढ़ना शुरू हो जाती है और आपको डिविडेंड मिलता है वो अलग 2-2.5% का। तो ये पूरी वीडियो थी REITs से, बड़ी बहुत हो गई है, लेकिन आपको आई होप कि सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल गई होगी। मैंने स्क्रीन शेयर बहुत कम करके दिखाया क्योंकि मेरे पास इस पे आर्टिकल्स नहीं है, लेकिन ये जो आर्टिकल था एक, मैंने वो आपको पूरा बड़ा आर्टिकल बताया जो मैंने पढ़ा था, और मतलब मैंने उसके बाद और रिसर्च किया। फिर उसके बाद ना आप ट्रेंड ही देख लीजिए कि क्या चल रहा है। अभी स्टार्टअप्स वापस बुला रहे हैं, GCCs की वजह से IT कंपनीज के प्राइसेस हर्ट हो रहे थे मार्केट में, क्योंकि IT कंपनीज का बहुत सारा धंधा ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स लेके जा रहे थे। क्यों लेके जा रहे थे? क्योंकि इंडिया में सेटअप करे। आप यकीन नहीं करोगे, चंडीगढ़, जयपुर, कोची, सूरत, ये सारी रियल एस्टेट मार्केट ने 40 से 50% रिटर्न दिए पिछले 1 साल में। क्यों दिए? क्योंकि वहां पर ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स खुल रहे हैं और ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर डिमांड कर रहे हैं स्पेस की, कि भाई हमें स्पेस दो, हमें हायरिंग करनी है, हमारे पास प्रोजेक्ट्स पड़े हैं, हमारे पास बहुत सारे हमें लोग चाहिए काम करने के लिए, हमें इंजीनियर्स चाहिए, हम IT लोग ऐसे इंजीनियर्स चाहिए जो IT कंपनीज में काम कर सकें। तो मैं बस ये बताना चाहता था आपको कि इनके रिटर्न्स आपको 1 साल के भले ही कम दिखे, लेकिन नेक्सस सेलेक्ट मेरा फेवरेट है और ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है। आप अपनी तरफ से देखिए कि आपको ब्रुकफील्ड में करना है, एम्बेसी में करना है, जिसके आपको 1 ईयर रिटर्न अच्छे लग रहे हैं, जिसका आपको एसेट अंडर मैनेजमेंट जितना है कि जितनी भी वो प्रॉपर्टीज को हैंडल कर रहे हैं वो अच्छा लग रहा है। लेकिन नेक्सस सेलेक्ट इट्स लाइक अ स्मॉल कैप थिंग, बिकॉज वो भी सबसे नया फंड है। ब्लैकस्टोन में उसमें अपना स्टेक भी बेचा था, ब्लैकस्टोन इन्वेस्टेड था नेक्सस सेलेक्ट में, और अभी वो ट्राई कर रहा है कोप अप करने से ज्यादा वो ट्राई कर रहा है कि मैं बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स कैसे दे सकता, ठीक है। और यहां पर एक बहुत सा रिटर्न मिलेगा, डिविडेंड बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत ही सेफ है गाइस, बहुत ही सेफ है, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के साथ ये कमर्शियल सेक्टर बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। आपको इक्विटी मार्केट में बबल बनता हुआ दिखेगा, लेकिन इस पर्टिकुलर एसेट में आपको बबल नहीं मिलेगा। तो ये एक जो है वो पॉजिटिव है आपका इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। आगे मैं 2 वीडियोस और लाने वाला हूं, ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में, बैंक सेक्टर के एनालिसिस के बारे में। आप उसमें देखना कि क्या हो रहा है यार इंडिया की मार्केट में। मतलब मैं बिल्कुल पेसिमिस्ट इंसान नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ बड़ा फूट ना जाए, बस यही डर है। इसीलिए मैं आपके लिए सेफ एसेट्स लेके आ रहा हूं। इससे पहले मैंने आपको बताया था फैक्टर बेस्ड फंड्स का, उसके बाद मैंने मेटल सेक्टर के बारे में बताया था कि कैसे वो टर्न अराउंड दे सकता है। अब ये तीसरी वीडियो है रिट्स के बारे में, यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड्स। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा, और अब मैं आपसे लूंगा अलविदा, और हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे। जरूर देखना, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ, और ऐसी जगह शेयर कीजिए आप अपने डैड को शेयर कीजिए, आप अपने ग्रैंडफादर को शेयर कीजिए, आप ऐसे लोगों को शेयर कीजिए जो सेफ एसेट्स में पैसा लगाना चाहते हैं, जो गोल्ड में डालते हैं ज्यादा पैसा, जो अपना ज्यादा पैसा FDs में डालते हैं, जो ज्यादा पैसा अपना ऐसे एसेट्स में डालते हैं, इंश्योरेंस करवा लेते हैं, या फिर ऐसे एसेट्स में डालते हैं जहां उनको थोड़ा बहुत रिटर्न आ रहा है। कमेटी बहुत चलती है जैसे छोटे शहरों में, तो आप उन्हें बोलिए कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड में डालिए। 400 रुपए से आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो, जो कि एक बहुत बेहतरीन इन्वेस्टमेंट मेथड है। तो आई जस्ट होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। बहुत लंबी हो गई है वीडियो, बट आई नो कि ये वीडियो बनाना लंबा बहुत जरूरी था, क्योंकि मेरे को आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी थी। आई डेंट वॉन्ट यू टू बी लाइक कि भाई आधी चीजें बता दी, सिर्फ बात कर ली फंड के बारे में। मैं आपको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस बताया, मैंने आपको प्रॉपर नेट एसेट वैल्यू बताई, मैंने प्रॉपर आपको नेट ऑपरेशनल इनकम बताई, प्रॉपर आपको बताई कि क्यों बढ़ सकते हैं, क्या हो रहा है, अब तक सब कुछ जानने को मिला। अब बस इसको शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार, यही है मेरे लिए तो। और बाकी हम कम्युनिटी टेलीग्राम पे रन करते हैं ऑलरेडी, जहां पर हम डेली फंडामेंटल एनालिसिस मार्केट का करते हैं, और वो एक ऑडियो फॉर्म में मैं पॉडकास्ट टाइप्स वहां पर एक एपिसोड हर रोज भेजता हूँ जैसे मार्केट बंद होती है उसके 3-4 घंटे बाद। और अगर उसको ज्वाइन करना तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, और हम फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।